बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा और लास्ट में हमने रिलेशनशिप बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू पढ़ा। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी था, आपने जूनियर क्लासेस में भी सीखा हुआ था कि एसिड क्या है जो H पॉजिटिव देगा, बेस क्या है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी। फिर हमने एम्फोटेरिक जो है वो स्पीशीज़ क्या होती हैं इन्हें डिस्कस किया। फिर हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात की और एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगी। ये हाईलाइट्स से सारे इन चीज़ों के, ठीक है। फिर हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, हमने एक एग्जाम्पल लिखी और उसके केसी वैल्यू बनाई। फिर इस तरह हमने एक बेस के लिए केसी वैल्यू बनाई, दोनों की केसी वैल्यूज़ को यानी कि एसिड के लिए के ए और बेस के लिए के बी दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, के डब्ल्यू। ये हमारा रिलेशन था कि के ए इंटू के बी ये सारा इक्वल था के डब्ल्यू के। दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू। उसके बाद हमने लॉग लिया पूरी इक्वेशन का और इस तरह हमने पी के ए पी के बी में अपने इक्वेशंस को कन्वर्ट किया। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा वो पीछे वाले टॉपिक से ज़रा हट के है, कुछ मतलब उसमें कैलकुलेशंस नहीं है वैसी जो हम पीछे पढ़ के आते रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी भी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बार बार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इसे आप एज लॉन्ग भी प्रिपेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट जो है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन या स्टेटमेंट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसे। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, तो कहते हैं जी कि सप्रेशन ऑफ द सप्रेशन सप्रेशन क्या है, मैं लास्ट में उर्दू में भी इसके मीनिंग यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। किस चीज़ की सप्रेशन? ऑफ आयोनाइजेशन। द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन किसकी? ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे सप्रेशन होगी? बाय एडिंग अ कॉमन आयन। अगर आप एक कॉमन आयन ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसे आप नाम देंगे कॉमन आयन इफेक्ट का। सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को धकेल के, धक्का लगा के रोक देना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी चीज़ को रोकना, किसी प्रोसेस को रोकना, ठीक है। अब ज़रा डेफिनेशन की हाइलाइट्स की तरफ आते हैं। बहुत आसान है, आप जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि इजी डेफिनेशन है, ये मुश्किल नहीं है। दिस सप्रेशन यानी कि कम हो जाना, किस चीज़ की? आयोनाइजेशन की, यानी कि आयोनाइजेशन कम हो जाएगी। किसकी आयोनाइजेशन कम होगी? ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? हमें पता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट को और सिंपल कर दूं तो ऐसे सॉल्यूशंस जो आयनाइज हो सकें उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट जिनकी कंप्लीट या मैक्सिमम आयनाइजेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे और जिनकी आयनाइजेशन कम होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक कंपाउंड है
अगर मैं उसकी आयनाइजेशन करवाता हूँ, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे, मैंने आयनाइजेशन करवाई, 95 आयोनाइज हो गए, तो इसका मतलब आयनाइजेशन 95% है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मेरे पास एक और मॉलिक्यूल था, आयनाइजेशन करवाई, 5 मॉलिक्यूल आयनाइज हुए, 95 नहीं हुए, तो इसका मतलब आयनाइजेशन बहुत कम हुई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, उसने कहा जी कि सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी फर्दर जो आयनाइजेशन है उसे भी रोक देना। कैसे रोकना? बाय एडिंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बात क्या है, किस तरह से ये बात कंप्लीट होगी, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। NaCl क्या है? सबसे पहले तो आप इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसकी जो ओर है ना, आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे भी कि इसकी ओर को हम हेलाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पाया कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स? ये सी वाटर में भी पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि समुंदर का पानी तो वैसे ही नमकीन होता है, उसमें बहुत सारे नमकीनात हैं और उनमें ये भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसे हम हासिल करते हैं बाय माइनिंग। माइनिंग करते हैं और इस ओर में से प्योर NaCl को निकालते हैं। तो यहाँ पे ना हम इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होंगे। प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl के लिए ना इस प्रोसेस को हम देखेंगे कि अगर हम ओर से NaCl ले रहे हैं तो उस NaCl में ना बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हम NaCl की जो रॉक्स हैं, ठीक है, हम उन्हें ही वाटर में पहले जो है वो मिक्स करवाते हैं, डिज़ोल्व करवाते हैं। तो NaCl में ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती वो ऊपर आ जाएंगी और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में मौजूद रहेंगी। अब सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें फ़िल्टर करके आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें सेपरेट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को भी आपने सेपरेट कर दिया, अब आपको प्योर NaCl चाहिए। तो प्योर NaCl लेने के लिए ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ब्राइन। प्रोसेस तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं जो हमारा स्पेसिफिक पोर्शन है कॉमन आयन इफेक्ट के लिहाज से मैं उसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं जी ब्राइन। में यहाँ पे ज़रा इसको अंडरलाइन कर दूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे थे जी। ले जी, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ब्राइन की प्रिपरेशन करेंगे। ब्राइन की प्रिपरेशन कैसे होगी या ब्राइन होता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो ब्राइन का नहीं पता कि ब्राइन क्या है, तो मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँगा? तो स्टूडेंट्स, ब्राइन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। मैं यहाँ पे ना हाईलाइट करके इसे लिख रहा हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसे ना हम ब्राइन का नाम देते हैं। अब ये प्रिपरेशन होगी किस तरह? आप ना वाटर में NaCl ऐड करें, आप देखेंगे कि NaCl डिसॉल्व हो जाएगा। अब मज़ीद NaCl ऐड करें, मज़ीद NaCl डिसॉल्व हो जाएगा। एक वक्त आएगा
कि मज़ीद NaCl डिज़ोल्व होना रुक जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन ब्राइन का बन चुका है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। बना कैसे, ज़रा आइए इस तरफ भी आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास NaCl था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, आपने इसे वाटर में डिज़ोल्व करवाना शुरू कर दिया, तो ये जो सॉलिड NaCl है ना, ये डीकम्पोज होगा अपने आयंस में, यानी कि ये जाएगा Na पॉजिटिव एक्वस में यानी कि वाटर में, और Cl नेगेटिव एक्वस में यानी कि वाटर में। शुरू में ये डिसोसिएट होता जाएगा इनटू आयंस, ठीक है, फॉरवर्ड स्टेप चलता जाएगा। फिर ऐसा होगा कि ये जो आयंस हैं ये मिल के NaCl में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड स्टेप और रिवर्स स्टेप दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। हम कहते हैं जी वहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। NaCl का अपने आयंस में जाना ये आयोनाइजेशन कहलाता है, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का मिलकर वापस NaCl में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। हमने करना क्या है, हम NaCl और बाकी जितने भी इसमें साल्ट्स हैं हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे, वो अपने आयंस में जाएंगे, और फिर हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव्स की रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे और उन्हें फिर NaCl प्योर में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन होगी कैसे। सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए केसी इंप्रेशन लिखना चाहें ना, तो वैसे ही आप इसके लिए केसी इंप्रेशन लिख लें। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस इक्वेशन के लिए अगर आप केसी लिखना चाहेंगे तो केसी आपके पास इक्वल हो जाएगा जी Na पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय NaCl की कंसंट्रेशन आप लिख देंगे जी ओवरऑल, ठीक है। ये केसी के इंप्रेशन बन जाएंगे इसके लिए। अब आपने किया गया, अब अगर आप इसमें HCl ऐड करते हैं, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू NaCl। HCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू NaCl। तो जब आप HCl ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि HCl, जब आप HCl को सॉल्यूशन में से गुजारेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये जो HCl है ये भी डीकम्पोज होगी अपने आयंस में, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। पहले HCl डिसोसिएट होगी, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे, वापस HCl में जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पे रेट इक्वल हो गया, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब ज़रा इस इक्वेशन को, प्रोडक्ट्स को और इसके प्रोडक्ट्स को देखिए, और यहाँ पे ना हम अपना एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करते हैं, और हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। ली शैटलियर प्रिंसिपल में क्या था, आपने सीखा था कि फ़र्ज़ करें अगर A प्लस B मिलते हैं और क्या बनाते हैं, C प्लस D, तो स्टूडेंट्स इन्हें हमने रिएक्टेंट्स का नाम दिया था और इन्हें हमने प्रोडक्ट्स का नाम दिया था। अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट्स के ऐड करने से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होता था, रिवर्स डायरेक्शन में। ये बातें आपने याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय एडिंग प्रोडक्ट्स, रिएक्शन जो था वो किस तरफ जाता था, रिवर्स डायरेक्शन में। ये आपने बात याद रखनी है। तो इसी तरह इसको अगर आप देखेंगे और इसी मिक्सचर में हमने HCl भी डाल दिया। अब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मज़ीद Cl ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ी तो NaCl की ये जो इक्विलिब्रियम था डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन शिफ्ट होगा किस तरफ,
रिवर्स डायरेक्शन में मतलब क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन होगी और आपको अब प्योर NaCl मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। कॉमन आयन, ये बेटा कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना था। अगर आपने देखा तो आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ठीक है, और हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो रहा था उसकी आयनाइजेशन कम हो गई, मतलब क्रिस्टलाइजेशन बढ़ गई, तो आयनाइजेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो यही द सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन में कम कर देना, रोक देना, धकेलना, कैसे, बाय एडिंग अ कॉमन आयन। आपने एक ऐसा जो था वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें कॉमन आयन था, आपने कॉमन आयन ऐड किया, तो इस तरह आयनाइजेशन कम हुई। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है। दो बातें आपने याद रखनी है, कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमिना कब मिलेगा आपको, कंडीशंस क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशंस, कि ये फिनोमिना होगा कब, क्या ये हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट में होता रहता है। दो कंडीशंस आपने याद रखनी है यहाँ पे। पहली कंडीशन ये है कि आपने हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है, ठीक है। आपने लिखना है कि अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो ये कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करना है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉमन आयन का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर मस्ट बी a common ion in both electrolytes, कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे ये दो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास लिखे हैं, इन दोनों में एक आयन कॉमन है, क्लोराइड आयन। NaCl में भी क्लोराइड आयन मौजूद है, HCl में भी क्लोराइड आयन मौजूद है, ठीक है। तो इनमें एक आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो नेक्स्ट बेटे हम आते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखेंगे। KClO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप क्या करते हैं, KClO3 की आयनाइजेशन करवाते हैं, K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव। अब अगर आप इसमें KCl ऐड करेंगे तो KCl भी अपने आयन्स में जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो पोटाशियम आयन जो है वो क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब प्रोडक्ट्स में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब KClO3 की आयनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगी, बिकॉज KClO3 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन दिस एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब ना हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट साल्ट एनालिसिस। आप जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो आप सेकेंड ईयर में ना प्रैक्टिकल्स में साल्ट एनालिसिस सीखेंगे। साल्ट एनालिसिस में होगा क्या, आपको ना डिफरेंट साल्ट्स बता दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि ये साल्ट कौन सा है, NaCl है, मैग्नीशियम का साल्ट है, कैल्शियम का साल्ट है, कौन सा है आपको नहीं पता। अब आपने उस साल्ट को एनालाइज करना है, आपने बताना है कि ये साल्ट कौन सा है। अब उसके लिए ना आप साल्ट एनालिसिस करते हैं। अब साल्ट हमें पता है एसिड और बेस के मिलने से बनता है। बेस का पॉजिटिव पार्ट मिलता है एसिड के नेगेटिव पार्ट से और साल्ट बनता है। इसका मतलब साल्ट में कुछ बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि मोस्टली मेटल्स होते हैं। अब आपने वो बेसिक रेडिकल मालूम करना होता है, इसी तरह एसिडिक रेडिकल भी मालूम करना होता है। तो किस तरह आप बेसिक रेडिकल मालूम कर सकते हैं, अब थोड़ा सा ना हम कॉमन आयन में ये तरीका भी सीखेंगे। तो आइए ज़रा चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ना लेट्स सपोज हमारे पास सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिक रेडिकल
ऑफ ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप के कुछ बेसिक रेडिकल्स हैं। अगर ना आप हम इनके नाम लिखें तो दीज आर कॉपर है, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cu+2 है, इसी तरह Hg+2 है, मरकरी है, इसी तरह आपके पास Sn+2 एटसेट्रा। ये ना सेकेंड ग्रुप बेसिक रेडिकल है। अब हमने इनकी एनालिसिस करनी है। हमें कैसे पता चलेगा? ओबियसली या तो ये कोई कलर शो करें या ये किसी सोल्यूशन में से अगर प्रेसिपिटेट आउट होंगे तो हमें पीपीटी से भी पता चल जाएगा कि ये क्या हैं, ये सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं। अब इनकी एनालिसिस हम करते कैसे हैं, ठीक है? इनकी एनालिसिस के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है, दैट रिएजेंट इज H2S एंड HCl। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो रिएजेंट हैं। एक है जी हमारे पास H2S और दूसरा है हमारे पास HCl। इसमें ये जो H2S है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बातों को स्टेप वाइज ना समझते जाइएगा। और HCl क्या है? ये स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है। अब होगा क्या, जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो रिएजेंट में एक आयन कॉमन बनेगा, ठीक है ना? खैर, रिएजेंट में अगर बड़ी सिंपल बात कर दूं तो सल्फाइड आयन बनेंगे, और इन सल्फाइड आयन की हमें क्या चाहिए? लो कंसंट्रेशन चाहिए। और लो कंसंट्रेशन पे ये आयन्स इन सल्फर के साथ मिलके सल्फाइड बनाएंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। मैं अगर अपना पर्पस यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन्स। सल्फाइड आयन की हमें लो कंसंट्रेशन चाहिए। किस लिए लो कंसंट्रेशन चाहिए? जब इनकी लो कंसंट्रेशन होगी तो ये सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स सल्फाइड आयन के साथ मिलेंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो आपके पास सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल जो हैं, बेसिक रेडिकल्स ये मिलेंगे जी किनके साथ? ये मिलेंगे जी सल्फाइड्स के साथ, और क्या करेंगे? एंड प्रेसिपिटेट आउट। और अगर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सल्फाइड के साथ तो हमें पता चल जाता है जी कि सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं, ठीक है? और ये थॉरोली आप जाके ना सीखेंगे भी। अभी हमने सीखना क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट के लिहाज से हम करते क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास H2S है, हम H2S को आयनाइज करवाते हैं। तो जब H2S आयनाइज होगा तो ये जाएगा H पॉजिटिव और S नेगेटिव में, H पॉजिटिव और S नेगेटिव में। अब जब आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ऐड करते हैं तो HCl भी अपने आयंस में जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये आयन क्या हो गए जी? कॉमन हो गए। कॉमन आयन हुए तो ऑब्वियसली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी आयनाइजेशन सप्रेस होगी, आयनाइजेशन कम होगी। जब आयनाइजेशन कम होगी तो इसका मतलब ये वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और ये कम होंगे। कम होंगे तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और लो कंसंट्रेशन पे ये जो बेसिक रेडिकल्स हैं ये सल्फाइड आयन के साथ मिलेंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। और अगर आप इनके मिक्सचर में इन साल्ट को ऐड करेंगे और साल्ट को ऐड करने से प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो इसका मतलब कि ये रेडिकल्स जो हैं मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कॉमन आयन इफेक्ट को आपने इस्तेमाल किया साल्ट एनालिसिस में भी। इसकी ना एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल्स की बात कर लेता हूँ और बुक में ये एग्जांपल लिखी भी हुई है तो आप लोग ज़रा ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स।
ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक साल्ट दे दिया गया और उस साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ग्रुप 3 का बेसिक रेडिकल है। ठीक है, अब ये ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल होते कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आयरन है। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देता हूँ कि एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, आयरन +3, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इनको एनालाइज करने के लिए जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ NH4OH और साथ में NH4Cl, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिएजेंट्स यहाँ पे आप कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएजेंट्स में हमारे पास एक है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जो NH4Cl है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ज़रा इसको साथ साथ आपने देखते भी जाना है जी। NH4OH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया मैंने। अब होता क्या है कि हम क्या करेंगे, OH की कम कंसंट्रेशन जब होगी तो ये बेसिक रेडिकल OH के साथ मिलेंगे और प्रेसिपिटेट आउट होंगे विद कलर, और हम उस कलर को देखते हुए बता देंगे कि जी कौन सा बेसिक रेडिकल है ये। मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स ये क्या करते हैं जी? रिएक्ट करते हैं विद OH एंड फॉर्म कलर्ड प्रेसिपिटेट। अब अगर हमें पता है कि थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स मौजूद हैं तो हम क्या करते हैं जी, इन रिएजेंट्स में थर्ड ग्रुप का जो साल्ट हमने लिया वो ऐड करेंगे और कलर को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं जी कि कौन सा आपके पास जो है ना वो बेसिक रेडिकल है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, कैसे ज़रा देखिएगा। रिएजेंट हमारे पास है जी NH4OH, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी NH4OH। जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो ये जाएगा जी किसमें? NH4 पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया आपने NH4Cl, इसकी जब आयनाइजेशन होगी तो ये जाएगा जी NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ये दोनों कॉमन आयन हो गए, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस होगी, OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। अब इनके सोल्यूशन में, इनके मिक्सचर में आपने साल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये OH क्या करता है? ये OH नेगेटिव, मैं यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ, ये 3 लिखा है जी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मिलता है जी इन साल्ट्स के साथ, अगर तो ये एल्यूमिनियम के साथ मिलता है तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है जी कि AlOH होल थ्राइस, और ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर ये मिलेगा क्रोमियम के साथ, मैं यहाँ पे क्रोमियम लिख देता हूँ जी +3, तो ये बना देगा जी CrOH होल थ्राइस और ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। और अगर ये मिलता है किसके साथ? आयरन के साथ, Fe+3, तो ये करेगा जी क्या? ये बनाएगा जी FeOH होल थ्राइस और आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता है कि थर्ड ग्रुप का बेसिक रेडिकल है लेकिन कौन सा है ये नहीं पता, तो उसके लिए हम ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं और इन रिएजेंट में जब साल्ट ऐड करते हैं तो जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर देख के हम डिसाइड कर लेते हैं जी कौन सी मेटल का साल्ट है। इसका मतलब साल्ट एनालिसिस हमने की, लेकिन प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट का प्रोसेस इस्तेमाल हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है कॉमन आयन इफेक्ट की। 2 इसकी एप्लीकेशन है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? मतलब आपने देखना है अगर कि कौन सा एटम है
तो एटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल में आपने देखा ही है कि साल्ट एनालिसिस में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेटे हमारे पास कॉमन एंड इफेक्ट था, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने सिंपल एग्जांपल देखी सबसे पहले, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फर्दर KClO3 वाली एग्जांपल देखी, फिर हमने बेसिक रेडिकल्स के लिहाज से भी इसे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।